हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है स्वप्निल तिवारी और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जिसका नाम है एग्ज़ाम मेल। तो सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो वो आप देख लीजिए, क्योंकि पहला वीडियो जो है पुर्तगालियों का भारत आगमन, उसमें मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई हैं जो आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेंगी। और उसमें मैंने ये भी बताया है कि पुर्तगाल का व्यापार अगर भारत के साथ जुड़ा तो इसकी क्या वजह थी। और जब समुद्री मार्गों की खोज नहीं की गई थी पुर्तगालियों के द्वारा या किसी के भी द्वारा, तब व्यापार किन रास्तों से होता था, किन मार्गों से होकर गुजरता था और किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था उस समय जब व्यापार होता था। तो वो सब चीज़ें बताई हैं। और सबसे मेन चीज़ जो मैंने बताई है वहाँ पे वो ये बताई है कि पुर्तगालियों को पूर्व के साथ व्यापार करने के लिए कौन सी ऐसी चीज़ थी जो खींच लाई। ठीक है, पहला तो आप समझ गए होंगे कि पैसा, मुनाफा, ये सब चीज़ें, लेकिन जो मेन कारण है वो इसके अलावा एक और कारण है जो मैंने वीडियो में बताया है और बहुत अच्छी तरीके से बताया है। उसको वहाँ जाके आप अपना क्लियर कर सकते हैं। जो भी लोग हैं जीएस की तैयारी कर रहे हैं तो उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप जीएस को पढ़ रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा डीप जाने की ज़रूरत है, क्योंकि अब एग्जामिनेशन में लूसेंट और किरण नहीं देता। ठीक, उसके अलावा भी बहुत कुछ देता है। अगर आप लूसेंट और किरण पर निर्भर रहना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको 100 में से 20% आपकी जीएस क्लियर हो जाएगी। लेकिन बाकी अगर आप अच्छा कॉन्सेप्ट अपना अच्छा करना चाहते हैं तो आपको डीप नॉलेज लेना ही पड़ेगा। ज़्यादा डीप नहीं, लेकिन थोड़ा तो आपको जाना ही पड़ेगा। आपको खुद अपने नोट्स बनाने होंगे अच्छी अच्छी किताबों को पढ़कर, अगर आप वाकई में कंपटीशन को निकालना चाहते हैं। कोई टीचर की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। पढ़ने की हैबिट होनी चाहिए। चलो चलिए शुरू करते हैं। जो सबसे पहले ये जो इमेज है आपको क्लियर कर दूं, ये जो इमेज है ये किसकी है। ये है हेनरी द नेविगेटर की। इनको हेनरी द नेविगेटर के नाम से जाना जाता है। ये पुर्तगाल के राजकुमार थे। ठीक है, उस समय पुर्तगाल और स्पेन एक ही में था। ठीक है, तो इन्हें हेनरी द नेविगेटर के नाम से जाना जाता है। इसलिए नेविगेटर इनको इसलिए कहा गया, नेविगेटर का मतलब होता है रास्तों की खोज करने वाला। नेवी का मतलब हो गया समुद्री, तो यानी समुद्री मार्गों की खोज करने के लिए इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन जो था वो न्यौछावर कर दिया। ठीक, तो समुद्री मार्गों की खोज के लिए यही बंदा जिम्मेदार है। ठीक है, मार्गों की खोज के लिए यही जो बंदा है यही जिम्मेदार है। इसने ही क्या किया कि कोलंबस को भेजा, इसने ही बार्थोलोमो डियाज को भेजा, इसने ही वास्को डिगामा को भेजा समुद्री मार्गों की खोज करने के लिए। और कहाँ से व्यापार करने के लिए? पूरब, क्योंकि ये यूरोप को ईस्टर्न कंट्रीज़ यानी जो पूरब के देश हैं उनसे जोड़ना चाहता था। ठीक, जोड़ने की ज़रूरत क्या पड़ी वो मैंने पहले वीडियो में बताया है, आप वहाँ जाके क्लियर कर सकते हैं। चलिए, अब क्या हुआ कि आपको हम बता दें कि 1487 में बार्थोलोमो डियाज जो थे, बार्थोलोमो डियाज, ठीक है, शॉर्ट में लिखूंगा, इतना टाइम नहीं है। बार्थोलोमो डियाज जो थे वो 1487 में ये क्या क्या पूर्वी देशों के समुद्री मार्गों की खोज के लिए निकल पड़े। और कहाँ पहुँचे? केप ऑफ गुड होप तक। कहाँ पहुँचे? केप ऑफ गुड होप तक। अगर आप दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका कुछ इस तरीके से दिखता है, तो यहाँ पे ये पहुँचे थे दक्षिणतम बिंदु पर, और वहाँ पे इसका नाम रख दिया गया केप ऑफ गुड होप। और वापस ये लौट गए कहाँ? लिस्बन। लिस्बन लौट गए वहाँ पे। अब उसके 10 वर्षों बाद यानी 1498 में 20 मई 1498 को कौन आया? पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए, समुद्री मार्गों की खोज करने के लिए कौन आया? वास्को डिगामा चल पड़े अपनी नाव लेके, और ये पहुंच गए थे। ये पहुंच गए, कालीकट पहुंचे। उस समय कालीकट के राजा कौन थे? जमोरिन थे। जमोरिन ने क्या किया, जब वहाँ पे ये कुछ वर्षों तक रुके, उसके बाद ये जमोरिन ने इनको कुछ भेंट दी, उपहार दी। तो हम जानते हैं हमारे देश में एक रिवाज है अतिथि देवो भव का, और जमोरिन ने क्या किया, इनको कुछ भेंट दी, उपहार स्वरूप दिया कि भाई हमारे यहाँ एक मेहमान आया है दूसरे देश से, तो उसको उपहार देना तो बनता है। उपहार दिया। उस उपहार को ये जब वापस ले गए अपने देश पुर्तगाल, लिस्बन ये ले गए। लिस्बन जब वापस ये इंडिया से कालीकट से जब लिस्बन गए, तो इन्होंने जब अपना सामान, वो जो भी इन्हें उपहार मिला था उसको इन्होंने जब बेचा, तो उससे इन्होंने 60% ज़्यादा मुनाफा कमाया। ठीक है, 60% ज़्यादा मुनाफा किसके कंपैरिजन में? समुद्री मार्ग की यात्रा करने में जो खर्चा आया था उससे 60 गुना ज़्यादा इन्होंने कमाया। तो इनके जो राजा थे, इनकी आंखें जो थीं वो खुली की खुली रह गईं। इन्होंने कहा कि भाई पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने में बहुत पैसा है, इसलिए हमें पूर्वी देशों के साथ व्यापार करना चाहिए। और जो भी हमारे यहाँ का व्यापारी पूर्वी देशों के साथ व्यापार करना चाहता है वो
कर सकता है, बशर्ते उसको 15% टैक्स हमें देना पड़ेगा। कोई भी चाहे वो व्यापार कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको हम बता दें कि जो वास्को डिगामा थे, एक क्वेश्चन है, वास्को डिगामा जो थे वो 3 बार भारत आए, ठीक है। पहली 2 बार जो भारत आए थे वो आए थे एक राजदूत बन के, ठीक। और तीसरी बार जब ये आए थे, यानी तीसरी बार जब ये आए थे तो ये वायसराय बन के आए थे। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है जो आपके काम आएगी कि वास्को डिगामा कितनी बार आया और किन किन कारणों से आया, क्या क्या बन के आया। हम बात कर रहे थे पूर्वी देशों के साथ व्यापार की। तो यहाँ पे देखिए, जब वास्को डिगामा वापस चला गया, जब वास्को डिगामा वापस जाता है तो वहाँ के राजा जो हैं वो किसको भेजते हैं? वहाँ के राजा जो हैं वो अब जहाजी बेड़े को भेजते हैं, और उनका एक बहुत जो काबिल नाविक है उसको भी भेजते हैं। उस काबिल नाविक का नाम क्या है, अभी आपको बताते हैं। उस काबिल नाविक का नाम है पेट्रो अल्वारेज कैब्रल। पेट्रो अल्वारेज कैब्रल। तो ये क्या था? एक ब्राज़ीलियन था, ब्राज़ील का नाविक था, ठीक। और साथ ही में इन्होंने भेजा था बार्थोलोमो डियाज को, ठीक है। तो ये 2 लोग आए और 13 शिप्स थे इनके पास। उस समय के हिसाब से जो शिप्स होते थे, आपने पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन देखी होगी तो वहाँ उसमें देखे होंगे शिप्स होते थे, जो नेवी शिप्स होते थे किस तरीके के होते थे। 13 शिप्स थे और 1200 लोग थे, 1200 लोग थे, ठीक है, सैनिक ही होंगे। तो 1200 लोगों के साथ शिप भेजा गया। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि जमोरिन के पास जब ये जाते हैं तो ये कहते हैं कि अरब लोगों के साथ व्यापार ना करो, तो वो मना कर देता है कि भैया हम ऐसा नहीं कर सकते, अरब लोगों के साथ तो हम व्यापार करेंगे, आप कौन होते हैं हमें रोकने वाले। तो पुर्तगाली और जो जमोरिन थे उसके बीच के जो संबंध थे वो वहीं से ख़राब हो जाते हैं। तो अब क्या होता है कि पुर्तगाली ये सोचते हैं कि हमें कालीकट हथियाना है, और कालीकट हथियाने के लिए हमें जमोरिन को हटाना पड़ेगा, मतलब उनको हराना पड़ेगा एक तरीके से। तो वहाँ पे ये चाहते हैं अपना वर्चस्व जमाना, कहाँ पे? कालीकट में। लेकिन कालीकट में इनकी दाल गलती नहीं है, इसलिए ये क्या करते हैं, चले जाते हैं कोचीन, क्योंकि कोचीन और कालीकट की आपस में क्या थी? दुश्मनी थी, ठीक है, जिसका ये फ़ायदा उठाते हैं और वहाँ पे अपने एक तरीके से किला बनवा देते हैं। पहला किला ये कोचीन के मालाबार क्षेत्र में ही बनवाते हैं। तो ये रहा आपका कोचीन, और इस कोचीन के मालाबार क्षेत्र में अपना ये पहला किला बना देते हैं, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो जाहिर सी बात है कि पुर्तगाली का दुश्मन जमोरिन था और कोचीन का दुश्मन भी जमोरिन था, और दोनों ही आपस में क्या बन गए? इसीलिए दोस्त बन गए और उनको ज़मीन मिल गई। और ये कहाँ का एरिया है? ये सब केरल का एरिया है, आपको बता दें। कालीकट तथा कोचीन की शत्रुता का तो फ़ायदा इन्होंने उठा लिया था। उसके बाद एक सबसे महत्वपूर्ण घटना है कि 1505 में कौन आया था? 1505 में 3 वर्षों के लिए आपका फ्रांसिस्को द अल्मेडा गवर्नर के तौर पे भेजा जाता है, ठीक है। फ्रांसिस्को द अल्मेडा जो है गवर्नर के तौर पे भेजा जाता है भारत। उसने क्या किया? अदन, आमुल्स और मलक्का पर कब्जा कर लिया, ठीक है। अदन, आमुल्स और मलक्का, ये सब स्टेट हैं, गल्फ है, इन पर इसने क्या किया? कब्जा कर लिया। क्योंकि उस समय जो व्यापार होते थे वो समुद्री मार्गों से होते थे। अगर समुद्र पे कब्जा कर लिया तो फिर समझ लीजिए आपका कब्जा हो गया। तो आपको यहाँ बता देते हैं कि अदन क्या है, आमुल्ज कौन सा है और मलक्का कौन सा है। तो ये देखिए आपका अदन है, ठीक है, ये आपका अदन है। अच्छा, अदन ही क्यों? क्योंकि देखिए उस समय भारत में क्या था? अरबों का ही राज चलता था, मार्केट में भी अरब, भारत में मुग़ल, तो इन्हीं का राज चलता था। तो मार्केट में अरबों को जब हटा देंगे तो इनकी मार्केट इस्टेब्लिश हो जाएगी। तो इनके सबसे बड़े रोड़े जो थे वो थे अरब, यानी जो मुस्लिम व्यापारी थे। तो जहाँ भी इनको मौका मिलता था वो मुस्लिम व्यापारियों को प्रताड़नाएं ज़रूर देते थे। तो इन्होंने क्या किया? अदन, ये देखिए आप गल्फ़ ऑफ अदन देख रहे हैं, ये देखिए आपका सऊदी अरबिया है, यहाँ पे आपका इथोपिया है, ये इन दोनों के बीच में एक स्ट्रेट आप देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए पानी जैसा आपको दिख रहा है, यही है गल्फ़ ऑफ अदन, यानी अदन की खाड़ी। तो यहाँ पे इन्होंने
मुस्लिम व्यापारियों को बर्बाद कर दिया, जो अरब व्यापारी थे उनको बर्बाद कर दिया। अब बात करते हैं यहाँ पे, देखिए ये ईरान जो है और ये आपका जो है सऊदी अरबिया, इसके बीच में देखिए आपका गल्फ़ ऑफ ओमान है और इधर देखिए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ है। तो ये स्ट्रेट है, ठीक है, ये स्ट्रेट है। तो यहाँ पर भी इन्होंने, यहाँ पे क्या था, जमावड़ा था अरब व्यापारियों का, तो यहाँ पर भी कब्जा कर लिया और अरब व्यापारियों को यहाँ से भी खदेड़ दिया। और एक आप देखेंगे कि मलक्का जल संधि, जो कि श्रीलंका और भारत के बीच में मलक्का जल संधि पड़ती है, और इंडोनेशिया तक अगर आप जाएंगे उसको स्ट्रेट लाइन में देखेंगे इंडोनेशिया के साथ। ये देखिए भारत है और ये है श्रीलंका, और इधर ही साइड में इंडोनेशिया पड़ता है, इस साइड में। तो ये आपका हो गया मलक्का जल संधि, गल्फ़ ऑफ मलक्का, एक तरीके से। समझ में आया कि नहीं? तो इन तीनों जगह पे जो मेन व्यापारिक अड्डे थे, यहाँ पर क्या किसका कब्जा हो गया अब? पुर्तगालियों का। तो पुर्तगालियों ने यहाँ पे कब्जा कर लिया, ठीक, और मुस्लिम व्यापारियों को बर्बाद कर दिया। एक चीज़ आपको और बताते हैं कि अंजादीवा, कोचीन, कैन्नौर और किल्वा में किले बंदी करने को कहा गया भाई इनसे। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि जो आपका अंजादीवा है, ये देखिए आपका अंजादीवा है, ये आपका कैन्नौर है, ये आपका क्या है, कोचीन है, और ये आपका क्या है, किल्वा है। किल्वा कहाँ है? साउथ अफ्रीका में। तो इनमें क्या किया इन्होंने? किलेबंदी कर दी। किलेबंदी करने से मतलब क्या है, यहीं तो एक रास्ता है। देखिए, ये देखिए आपका, अगर कोई भी यूरोप का व्यापारी आएगा तो यहीं से होके तो आएगा, और यहीं पे अगर हम किलेबंदी कर देते हैं, अपने हथियार तोप सब रख देते हैं, तो वो कहाँ बच के जाएगा? समझ में आया कि नहीं? तो इन्होंने एक तरीके से समुद्री मार्गों पर एकाधिकार करने की अपनी रणनीति अपनाई। इसके लिए इन्होंने किलेबंदी करनी शुरू कर दी। भारत में इसलिए ज़्यादा किलेबंदी नहीं कर पाए क्योंकि जानते थे भारत में किलेबंदी करना आसान नहीं था, इसलिए शुरुआत में किलेबंदी नहीं कर पाए। साउथ अफ्रीका में इन्होंने कर ली थी। अब आप देखते हैं यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ हो गई कि 1507 की बात, ठीक है। 1507 में क्या हुआ था? अब देखिए 1507 में क्या हुआ था, एक युद्ध हुआ। 1507 में एक युद्ध हुआ। क्यों युद्ध हुआ? कारण ये था कि जाहिर सी बात है कि पुर्तगाल जो था, अब इसने समुद्री मार्गों की खोज कर ली थी। इसने मार्गों की खोज कर ली, जिसके कारण इसके पूर्व का जो व्यापार था ये बढ़ गया, ठीक है। पूर्व का जो के साथ जो व्यापार था बढ़ गया, जिससे क्या हुआ, इसका मुनाफा बढ़ गया। इसका मुनाफा बढ़ गया। अब मुनाफा बढ़ गया तो इसकी तरक्की भी बढ़ गई, तरक्की भी बढ़ गई। अब ये दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करने लगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है, इसने कई लोगों का मार्केट ख़राब किया। सबसे पहले अरब से जुड़ा ही हुआ था उस समय इजिप्ट, ठीक है, मिस्र हो गया। दूसरा सबसे बड़ा वेनिस और गुजरात। हमें ये नहीं समझ में आ रहा गुजराती क्यों कूद रहे थे, ठीक, गुजरात। तो अब देखिए यहाँ पे क्या था, गुजरात तो अभी आपको बताएंगे गुजरात क्यों इस युद्ध में कूद पड़ा। आखिरी में गुजरात चाहता नहीं था लेकिन इसे कूदना पड़ा। वही बात है ना कि कान के कच्चे लोगों को लड़ाई करवाना बहुत आसान होता है, तो बस वहीं समझ लीजिए। और गुजरात में उस समय किसका शासन था? महमूद बेगड़ा का, ठीक है, बहुत शक्तिशाली राजा था। जब पुर्तगाली आए थे तो उस समय अगर भारत में देखा जाए तो भारत में दक्षिण में जो थे वो बहमनी शासन था, और अगर बात की जाए आपके उत्तर में छोटी छोटी शक्तियां थी भारत के। और गुजरात की अगर बात की जाए तो गुजरात में जो शासन था वो बहुत ही शक्तिशाली राजा जो थे उस समय के, महमूद बेगड़ा, उनका शासन था। अब इन तीनों ने बनाया अपना अलायंस और 1507 में कर दिया अटैक। किसके ऊपर? फ्रांसिस्को द अल्मेडा के ऊपर, ठीक है, फ्रांसिस्को द अल्मेडा के ऊपर कर दिया। अब इसका रिजल्ट क्या आया? अल्मेडा जो था वो हार गया, ठीक है, अल्मेडा जो था वो हार गया। लेकिन इसने खोया क्या? अपना बेटा खो दिया। उसका जो बेटा था लॉरेंस, वो इसने इस लड़ाई में मारा गया। अब इसके अंदर पनपने लगी क्या? रिवेंज, बदला, मुझे बदला लेना है। तो इसने 1 साल बाद इन तीनों पे आक्रमण कर दिया और तीनों को बुरी तरीके से हरा दिया, सब ध्वस्त कर दिया, कुछ नहीं छोड़ा। कारण क्या था? सुनिए, इन्होंने हमला क्यों किया? क्योंकि उस समय वेनिस के पास जहाज थे,
जो भी जहाज़ से, अरब तो सिर्फ व्यापारी थे, गुजराती भी व्यापारी थे। गुजरात के जो सैनिक थे उनको सिर्फ थल सेना थी उनकी, और ज़मीन पर वो लड़ सकते थे, लेकिन नौसेना शक्ति के बारे में कोई अनुभव नहीं था। वेनिस ने क्या कहा कि हम सिखाएंगे तुमको, तुम दोनों को हम सिखाएंगे, तुम्हें हम बनाएंगे कि कैसे समुद्र में कैसे लड़ा जाता है, मेरे पास जहाज़ भी हैं, जहाज़ भी देंगे। तो वेनिस ने जहाज़ सप्लाई कर दिए। गुजरात और अरब के जो व्यापारी थे उन्हीं को लड़ाकू बना दिया और इनसे युद्ध कराया। पहला युद्ध तो ये किसी तरीके से जीत गए थे, ठीक है, भागे भूत लंगोटी वाला हिसाब किताब था, पूरी तरीके से बहुत बुरी तरीके से लड़ाई हुई थी, उसमें इन तीनों का भी बहुत नुकसान हुआ था, दूसरी बार के युद्ध के काबिल नहीं रह गए थे। और ये फ्रांसिस्को द अल्मेडा ने क्या किया, 1 साल बाद जब युद्ध किया तो इन सबको पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया, कुछ छोड़ा ही नहीं, बर्बाद कर दिया पूरी तरीके से। अब बात क्या थी कि अब जब 1 साल बाद हार गए तो ये बात पहुंची दिल्ली तक। तो इससे उस समय जो अकबर जो था, उस समय अकबर जो था वो इनकी ये बहादुरी देख के थोड़ा सा प्रभावित हुआ, ठीक। जहांगीर, अकबर, अभी हम बताएंगे कि मुग़ल पर क्या प्रभाव पड़ा। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आई होगी जो भी मैं बता रहा हूँ। ज़्यादा आज नहीं, वीडियो लंबी करना नहीं चाहूँगा। तो ये सब चीज़ें आपको धीरे धीरे बता रहे हैं कि किस तरीके से 1507 में फ्रांसिस्को द अल्मेडा की लड़ाई हुई और किस हिसाब से क्या हुआ। तो फ्रांसिस्को द अल्मेडा का पुर्तगाल के इतिहास में, भारत में जो आगमन है, इस्टेब्लिशमेंट है, उसमें अहम रोल है। और सबसे एक तरीके से स्थापित करने वाला जो व्यक्ति है वो था अल्फांसो द अल्बुकर्क। अल्बुकर्क के बारे में एक सेपरेट लेक्चर बनाऊंगा क्योंकि उससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है ये कुछ लेक्चर समझ में आया होगा। अगर लेक्चर समझ में आ गया हो तो लाइक करें और बताएं कि आप क्या चाहते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, शुभ रात्रि और जय श्री राम।